हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। तो सेकेंड ईयर का क्लास लिए बहुत दिन हो गया है ना। तो आप लोगों का कमेंट इतना आ रहा था, सर एमसीक्यू लाइए, आरसीसी का लाइए और ड्राइंग का लाइए। अब देखिए अभी भी स्टील का ही नाम निकल रहा है फाइनल ईयर का। तो देखिए आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट है ना, तो घबराना नहीं है आपको। थोड़ा ज़्यादा फोकस, हम सही बात है ज़्यादा फोकस किए हैं 6 सेमेस्टर पे है ना, लेकिन थोड़ा भी नहीं घबराना है। हम आपको बहुत अच्छे तरह से आरसीसी ड्राइंग, सर्वे, इरिगेशन है ना, इतना तो हम एकदम गारंटी लेते हैं कि एकदम अच्छे से समझा देंगे आपको। थियरी भी समझा देंगे और एमसीक्यू समझा देंगे। जैसे फाइनल ईयर का आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है, वैसे पूरा का पूरा फोकस आप पर चला जाएगा है ना। तो घबराना बिल्कुल नहीं है ना। और आज हम ख़त्म करेंगे स्लेब को। क्या ख़त्म करेंगे? स्लेब। वीडियो छोटा होगा लेकिन आप एमसीक्यू देखिएगा, सारे के सारे एमसीक्यू हो जाएंगे है ना, क्योंकि जो आएंगे एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन, वही टॉपिक को हम डिस्कशन ही करेंगे। तो अब लोग चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि लगातार बात नहीं करेंगे, पहले कुछ पढ़ लेते हैं उसके बाद बात करेंगे है ना। अब समझिएगा, स्लेब कई प्रकार से होते हैं, लेकिन हमको देखना है स्लेब लंबाई और चौड़ाई के आधार पे है ना। स्लेब किसके आधार पे देखेंगे? लंबाई और चौड़ाई के आधार पे। इस आधार पे स्लेब हमको जो मिलता है 2 प्रकार से मिलता है। सबको पता होगा वन वे स्लेब, सही बात है ना, वन वे स्लेब। और क्या मिलेगा आपको? 2 वे स्लेब। क्या मिलेगा आपका? वन वे स्लेब और 2 वे स्लेब। अब वन वे स्लेब क्या होता है ना। वन वे स्लेब क्या होता है? जब लंबाई का मान उसके चौड़ाई के दोगुने से बराबर या अधिक होता है। जब लंबाई का मान चौड़ाई के दोगुने से बराबर या अधिक होता है, उसे कहते हैं हम लोग वन वे। 2 वे क्या होता है? जब लंबाई का मान उसके चौड़ाई के दोगुने से कम होता है। यानी समझिएगा, यानी अब देखिए सारे सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। वन वे वो कहेगा कि देखिए लंबाई इसमें अधिक है ना, कहने का मतलब ये देखिए, ए वाला छत हम प्लान बना रहे हैं छत का, ऐसा छत देखिए है ना, ए वाला छत देखिए, इसकी लंबाई क्या हो गई? अधिक। ए क्या हो गया आपका? देखिए सपोर्ट दे दिए। यानी वन वे स्लेब क्या होता है? सिर्फ 2 किनारों पे क्या होता है? सपोर्टेड होता है। वन वे स्लेब कहाँ सपोर्टेड रहेगा आपका? सिर्फ 2 किनारों पे। 2 वे स्लेब कहाँ सपोर्टेड रहेगा? 2 वे स्लेब चारों के चारों किनारों पे। 2 वे स्लेब कहाँ सपोर्टेड रहेगा आपका? चारों के चारों किनारों पे, ठीक है। ये देखिए ये कहाँ सपोर्टेड है आपका? चारों के चारों किनारों पे। ये क्या होता है? इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग क्या है देख लीजिए, लगभग बराबर दिख रहा है। तो देखिए 6 सेमेस्टर वाले मेरा बहुत सपोर्ट किया है ना, मतलब कि हद से ज़्यादा सपोर्ट हमको मिला है 6 सेमेस्टर से। तो हम आप लोगों से भी वही उम्मीद करते हैं ना। आप लोग सपोर्ट करिए हमको ज़्यादा ज़्यादा। और देखिएगा आप अगले सेमेस्टर में, क्योंकि इस सेमेस्टर में तो थोड़ा लेट आए हैं। थोड़ा लेट आने के साथ साथ हमको आइडिया नहीं था ना कि आपका क्या बोलते हैं कितने पे अपलोड करना है। नहीं तो आप देखेंगे शुरू के 2-4 वीडियो तो मतलब दिखेगा नहीं, क्योंकि 360 पे अपलोड कर दिए थे है ना। या फिर मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं था, बोर्ड देखे थे टूटा फूटा था। तो मतलब कि आपका इतना अच्छा क्लास चलेगा कि आप मतलब कि सारे क्लास को भूल जाएंगे अगले सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। अब समझिएगा क्या कह रहा है कि लंबाई का मान। अब समझिए ये क्या हो गया? लंबाई। ये क्या हो गया? लंबाई। और ये क्या हो गया आपका? चौड़ाई, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? चौड़ाई। तो लंबाई का कह रहा है, लंबाई जो होता है वो चौड़ाई के दोगुने से भी अधिक होता है, यानी ये काफ़ी लंबा होता है। और उसमें लंबाई क्या होता है? चौड़ाई के दोगुने से कम होता है। आपके बुक में क्या मिलेगा? इसको कहेगा जब लंबाई और चौड़ाई का मान 2 या 2 से अधिक होता है, तब वो कौन सा स्लेब होता है? वन वे। इसमें क्या कहेगा? जब लंबाई और चौड़ाई का मान 2 से क्या होता है? कम होता है। ऐसा कहता है ना, ऐसा ही कहता है। तो घबराना नहीं, बात एक ही हुआ है। अब देखिए आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, कहेगा जब लंबाई और चौड़ाई का मान 5 से अधिक होगा तो वो कौन सा स्लेब होगा? बताइए आंसर दीजिए। जब लंबाई और चौड़ाई का मान 5 से अधिक होगा तो कौन सा आंसर देगा? हम पूछते हैं आपसे, आपके पास 10 रुपये है तो क्या आपके पास 2 रुपये है कि नहीं है?
एकदम है भाई, जब 10 रुपये है तो 2 रुपये तो होगा ही। तो वही ये कह रहा है कि 5 से अधिक हो जाए तो क्या भाई, हमको 2 देखना था, 2 से अधिक हो गया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 से अधिक हो जाता है तो मेरा वन वे स्लेब होता है। ये तो 5 से ही अधिक बोल दिया, तो क्या हो जाएगा, मेरा वन वे स्लेब हो जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं करना है कि सर तो 5 से अधिक बताए नहीं, वो कितना भी बोल दे भाई, 2 4 5 6 कितना से भी अधिक बोल दे, वन वे स्लेब ही होगा। अब समझिएगा, अब आप डिटेल समझेंगे। ये क्या है, वन वे स्लेब। हमारा फोकस कहाँ है अभी, वन वे स्लेब। ये हो गया आपका, समझिएगा, किसको समझाएं, हाँ इसे को ले लेते हैं। ये क्या है आपका, वन वे स्लेब। ठीक है, ये मान लेते हैं क्या है आपका, वन वे स्लेब। अब इसके दोनों किनारे क्या है, सपोर्टेड है। अब खुद सोचिए, ये दोनों किनारे क्या है, सपोर्टेड है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो दोनों किनारों पे सपोर्टेड रहता है वो कौन सा स्लेब है, सिर्फ 2 किनारों पे सपोर्टेड है, तो कौन सा स्लेब है आपका, वन वे स्लेब। हम कहते हैं कि इस पर लोड डालेंगे तो बताइए इसका बेंडिंग कैसा होगा, बताइए लोड डालने पर इसका बेंडिंग कैसा होगा। तो आप कहेंगे लोड डालने पर इसका बेंडिंग कैसा होगा, देखिए मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है, यानी चौड़ाई के समानांतर है ना। देखिए कैसा मुड़ रहा है, क्या इस तरह मुड़ रहा है, क्या नहीं ना, इस तरह तो मुड़ेगा नहीं। जब इस, क्योंकि यहाँ तो आपका सपोर्टेड है ना, तो इस पर लोड डालेंगे तो कैसे मुड़ेगा, इस तरह मुड़ेगा। यानी नीचे क्या आ रहा है, टेंसाइल आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, कंप्रेसिव आ रहा है। तो भाई इस तरह मुड़ रहा है तो रेनफोर्समेंट भी क्या हमको कैसा डालना पड़ेगा, इसी साइड में डालना पड़ेगा, यानी चौड़ाई के समानांतर। अब वो क्वेश्चन पूछेगा कि मेन रेनफोर्समेंट कैसे डालते हैं, वन वे स्लेब की बात कर दे या फिर 2 वे स्लेब की, वो लिखेगा ही नहीं, वो कहेगा मेन रेनफोर्समेंट कैसे डालते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, चौड़ाई के समानांतर, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो आ रहा है यानी बेंडिंग जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, चौड़ाई के समानांतर आ रहा है। ठीक है, तो मेन रेनफोर्समेंट को हम डाल रहे हैं चौड़ाई के समानांतर। देखिए अब ड्राइंग थोड़ी बना रहे हैं, कहिएगा कि सर दीवार पे चला दीजिए, ड्राइंग नहीं चल रहा है ना, बस आपको समझा रहे हैं। ये जो रेड दिख रहा है ये क्या हो गया आपका, मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, चौड़ाई के समानांतर। तो क्या आप छत देखें तो सिर्फ ऐसा ही रेनफोर्समेंट डाला गया रहता है, नहीं, उस पर ऐसा भी रेनफोर्समेंट डालते हैं, है ना। कैसा रेनफोर्समेंट डालते हैं, ऐसा। तो जो चौड़ाई के समानांतर है ना उसे हम लोग कहेंगे मेन रेनफोर्समेंट। क्या कहेंगे, मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, और जो क्या है लंबाई के समानांतर उसे हम कहेंगे सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे लोग, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। तो समझ आया आपको, मेन रेनफोर्समेंट कहाँ डालना है, चौड़ाई के समानांतर। लेकिन हम भाई डिस्ट्रीब्यूशन को डालते क्यों हैं भाई, मेरा तो पूरे के पूरे डिफ्लेक्शन कैसे आ रहा था, पूरा का पूरा बेंडिंग आ रहा था आपका चौड़ाई के समानांतर। तो क्या है कि भाई जब छत ढलाई करेंगे तो उस पर क्या होगा, वो थोड़ा सा सिकुड़ेगा, है ना, वो सिकुड़ेगा तो चौड़ाई की दिशा में सिकुड़ेगा तो भाई मेन रेनफोर्समेंट है, काम चल जाएगा। लेकिन लंबाई की दिशा में भी तो सिकुड़ेगा, या फिर लंबाई की दिशा में भी फैलेगा, यानी सिकुड़ने यानी श्रिंकेज और एक्सपेंड को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वार डालते हैं। लेकिन अब बताइए बेंड को ज़्यादा हमको फोकस करना है कि श्रिंकेज को, तो आप कहेंगे बेंड को ज़्यादा, तो ज़्यादा रेनफोर्समेंट हम चौड़ाई के समानांतर डालते हैं, लंबाई के समानांतर क्या डालते हैं, कम रेनफोर्समेंट डालते हैं। किस में, वन वे स्लेब में। किसकी बात कर रहे हैं हम, वन वे स्लेब। लेकिन 2 वे स्लेब में आपको क्या देखने का मिलेगा भाई, 2 वे स्लेब यानी वैसा स्लेब जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है आपका, समान है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, समान है। तो ऐसा आपको समझ आ गया, ये कैसा बेंड होगा, ये तो दोनों दिशा में बेंड हो सकता है ना। ये हो जाएगा इसकी लंबाई, ये हो जाएगा इसकी चौड़ाई। ये कैसा बेंड हो सकता है, ये लंबाई के भी दिशा में बेंड हो सकता है या फिर चौड़ाई के दिशा में बेंड हो सकता है। क्योंकि ये था जिसकी लंबाई अधिक थी और उसकी लंबाई चौड़ाई देख रहे हैं लगभग समान दिख रही है। अब उसमें क्वेश्चन देगा कि वो कौन सा स्लेब है जिसके चारों दिशाएं सपोर्टेड, यानी चारों पोर्शन क्या होता है, सपोर्टेड होता है। तो कौन सा मिलेगा आपको, 2 वे स्लेब। तो भाई ये बेंड होगा दोनों साइड में, तो रेनफोर्समेंट भी कैसा डालेंगे इसमें, दोनों साइड में डालेंगे, है ना। तो ऐसा क्या मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका मेन बार। कौन सी बार, मेन बार। अब मेरे यहाँ दिक्कत है कि रेड इंक ही नहीं मिलता है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, जिस दिन से हम आए हैं 4-5 महीने से आते रहते हैं, पूछते रहते रेड इंक है, मिलता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 छड़े दिख रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे मेन बार। क्या कहेंगे, मेन बार, यानी कौन सा बार है, जो आपका चौड़ाई के समानांतर है। और इसे हम क्या कहेंगे, जो लंबाई के समानांतर है, इसे भी हम कहते हैं मेन बार।
क्योंकि इसमें क्या है, दोनों के दोनों मेन बार हैं, लेकिन यदि हम मेन बार को डिस्ट्रीब्यूट यानी जो लंबाई के समानांतर है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई होगा ना, कुछ ज़्यादा लंबा होगा, थोड़ा कम लंबा होगा, है ना। इसमें चौड़ाई की दिशा में चौड़ाई के समानांतर जो छड़ रहेगा उसे हम कहेंगे मेन बार, लेकिन लंबाई के समानांतर जो छड़ रहेगा उसे हम मेन बार भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी कह देंगे तो गलत नहीं होगा। तो इतना आपको समझ आया कि छड़ हम डालते कैसे हैं, ठीक है। अब समझना है, इतना समझ आया ना, वन वे स्लेब, टू वे स्लेब दो तरफ सपोर्टेड, टू वे स्लेब चारों तरफ सपोर्टेड है, और वन वे स्लेब क्या होता है आपका, सिर्फ दो तरफ सपोर्टेड होता है। इसमें चौड़ाई के समानांतर मेन बार, उसमें भी चौड़ाई के समानांतर मेन बार डालते हैं, है ना। अगर टू वे स्लेब में भी आ जाए तो चौड़ाई के समानांतर भी मेन बार डालते हैं, लेकिन लंबाई के समानांतर वाले को मेन बार भी कह सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिएगा हम देखेंगे इफेक्टिव कवर कितना होता है। इफेक्टिव कवर कितना होता है आपका, इफेक्टिव कवर कितना होगा आपका 15 से 20 mm, है ना। इफेक्टिव कवर कितना होता है आपका 15 से 20 mm। अब इफेक्टिव कवर है ना, इसमें वेरिएशन करता रहता है। अब जानते हैं बीम में इफेक्टिव कवर 25 से अधिक ही रखते हैं, है ना। बीम में इफेक्टिव कवर 25 मान लीजिए, 30 मान लीजिए mm में। तो बीम स्लेब क्या होता है, बीम से पतला होता है, स्लेब क्या होता है आपका बीम से पतला, तो इसमें कवर कितना रखते हैं 15 से 20 mm। जनरली हम लेके 20 mm ही चलेंगे। स्लेब कितना mm लेके चलेंगे हम, जनरली 20 mm लेके चलेंगे, ठीक है। कवर पढ़ने के बाद अब जानते हैं इफेक्टिव लेंथ होता है। अब इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, सेम किसकी तरह होगा आपका, सेम होगा बीम की तरह, है ना। इफेक्टिव कवर कैसे होगा आपका, बीम की तरह। इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई क्या होता है आपका, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, है ना। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन। क्या होता है आपका स्मॉल एल, प्रभावी लंबाई यानी स्मॉल एल क्या होगा, कैपिटल एल प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट, है ना, विड्थ ऑफ सपोर्ट। और क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपका एल प्लस स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है आपका, प्रभावी गहराई। स्मॉल डी क्या है, प्रभावी गहराई। कैपिटल एल क्या है, वास्तविक लंबाई। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन मतलब निम्न में से जो कम हो। इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, निम्न में से जो कम हो। वास्तविक लंबाई प्लस सपोर्ट की चौड़ाई, वास्तविक लंबाई प्लस प्रभावी गहराई, इन दोनों में से जो कम होगा वो कि मेरा क्या हो जाएगा, प्रभावी गहराई, ठीक है। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि 5th सेमेस्टर में मतलब कि मतलब क्या बताएं, हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं एडवांस ना, लेकिन चलेगा अच्छा से, ठीक है। बस आप देखते रहिए कितना खतरनाक क्लास ले रहे हैं आपका। अब समझिएगा, अब छड़ तो डाल दिए, लेकिन छड़ ऐसा नहीं है कि हम कैसा डालेंगे भाई, ऐसा ना कि छड़ हम बिना अपने मर्जी का डालेंगे नहीं। तो हम देखते हैं मिनिमम रीइंफोर्समेंट, यानी जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट है उससे कम छड़ नहीं डाल सकते, समझ रहे हैं। जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट आएगा मेरा उससे कम छड़ हम नहीं डाल सकते। तो कैसे निकालते हैं इसको, 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, क्या होगा आपका 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। एक किसके लिए आपका माइल्ड स्टील, किस छड़ के लिए है, माइल्ड स्टील यानी FI 250 के लिए। यदि FI 250 का छड़ यूज करते हैं किसका, तो इसका मिनिमम डाया कितना होता है, मिनिमम डाया होता है 10 mm। मिनिमम डाया कितना यूज करेंगे हम, 10 mm, ठीक है। मिनिमम डाया माइल्ड स्टील का आता है 10 mm, उससे पतला छड़ हमको नहीं यूज करना है। समझ आ रहा है सेशन, एक में फंस रहा है भाई, ठीक है। चलिए अब क्या होगा आपका, ये था आपका माइल्ड स्टील के लिए कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा आपका 0.15%। उसके बाद हो जाएगा आपका 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, है ना, 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया। एक किसके लिए है आपका, टोर बार यानी HYSD बार के लिए, है ना। यानी किसकी बात कर रहा है, FI 415 और FI 500 का यूज बात कर रहा है। अब FI यदि 415 FI 500 का यूज करेंगे तो मिनिमम डाया कितने का यूज करेंगे हम, 8 mm का।
है ना। मिनिमम डाया कितने का यूज़ करेंगे, 8 mm का। लेकिन ये तो मिनिमम डाया है ना, लेकिन मैक्सिमम डाया कितने का यूज़ कर सकते हैं भाई। ये देखिए, ये 1 वे और 2 वे दोनों स्लेब के लिए है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, 1 वे स्लेब और 2 वे स्लेब दोनों के लिए हो जाएगा, 1 वे स्लेब और 2 वे स्लेब दोनों के लिए हो जाएगा 8 mm और 10 mm। लेकिन मैक्सिमम डाया कितना होगा आपका, मैक्सिमम डाया क्या होगा, डेप्थ ऑफ स्लेब अपॉन 8। ये सारे के सारे 1 वे और 2 वे दोनों में काम करेगा। हम बता रहे हैं ना, आज का सेशन बहुत ही छोटा होने वाला है, लेकिन इसके बाहर आप स्लेब का क्वेश्चन लगाइएगा, सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, स्लेब बहुत छोटा चैप्टर है। MCQ के हम देखेंगे, MCQ पोर्शन देखेंगे तब, बाकी आप ब्रॉड देखेंगे, बाकी तो आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है ना, जब डिज़ाइन करेंगे तो बहुत लेंदी जाता है ना। तो ये होता है आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट, और क्या मिलेगा आपका, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, ठीक है। लेकिन वो जो छड़ था वो कितने दूरी पर लगेगा, है ना। मिनिमम रेनफोर्समेंट कितने दूरी पर रहेगा, और क्या रहेगा आपका, मेन रेनफोर्समेंट कितने दूरी पर रहेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट कितने दूरी पर रहेगा। तो लिखेंगे स्पेसिंग, क्या लिखेंगे, स्पेसिंग ऑफ बार, है ना। यानी मेन बार की बात कर रहा है, मेन बार कितने दूरी पर रहेगा आपका, मेन बार लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, यानी निम्न में से जो कम हो। क्या होगा आपका, 3D और 300 mm, इनमें से जो कम होगा उतने दूरी पर क्या रहेगा हमारा, मेन रेनफोर्समेंट। क्या रहेगा आपका, मेन रेनफोर्समेंट। जैसे कि मेन रेनफोर्समेंट था ना, चौड़ाई के समानांतर, तो एक दूसरे से दूरी कितना रहेगा, एक दूसरे से दूरी 3D और 300 mm में से जो कम हो। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बार का कितना रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार या फिर सेकेंडरी बार, है ना, एक कितने दूरी पर रहते हैं, 5D या फिर 450 mm। जो डिस्ट्रीब्यूशन बार था वो कितना पर रहेगा, 5D या फिर 450 mm, यानी विच ईवर इज लेसर। हम इसको नहीं बार बार लिख रहे हैं, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, यानी निम्न में से जो कम हो उतने दूरी पर मेरा रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। है ना। तो ये था आपका स्लेब का। इसके बाद देखिए एक और आ सकता है आपका, स्पेसिंग का फार्मूला पूछ देगा, है ना, स्पेसिंग का फार्मूला। तो क्या होता है आपका, 80 × 1000/AST। अब 80 क्या है समझिएगा, ये स्पेसिंग जो निकालते हैं ना यस, तो इन्हीं दोनों से हम चेक करेंगे, इन्हीं दोनों से हम चेक करते हैं कि जो स्पेसिंग निकाले हैं वो इससे अधिक तो नहीं है। यदि इससे अधिक होगा ना, इन दोनों से अधिक होगा, तो इन दोनों में जो कम रहेगा उसी को रखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, 80 × 1000/AST। 80 क्या होता है, एरिया ऑफ 1 बार, यानी एक छड़ का क्षेत्रफल, और AST क्या होता है, टोटल रेनफोर्समेंट, है ना, प्रोवाइडेड, यानी जितना रेनफोर्समेंट हम डाले हैं वो हम डिज़ाइन से निकालते हैं कितना रेनफोर्समेंट डाले हैं। तो आपका ये हो जाएगा आपका स्लेब का MCQ पोर्शन, इससे बाहर नहीं आने वाला। आप समझिएगा, एक क्वेश्चन इसमें आता है कि जो स्लेब में लोड देता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। स्लेब में लोड कैसा देता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जबकि आप जानते हैं यूडीएल लोड का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। यूडीएल लोड का मात्रक कितना होगा आपका, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। अब समझिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहने का मतलब क्या है। अब समझिएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आप जब भी न्यूटन प्रति मीटर आप जब भी देखे होंगे ना, वो कहाँ देखे होंगे, आप बीम में देखे होंगे। जैसे हो गया ए आपका बीम, एक क्या है आपका बीम, ठीक है, एक क्या है आपका बीम है। इसकी लंबाई क्या रहती है, बहुत अधिक रहती है, ठीक है, इसकी लंबाई बहुत, लेकिन इसकी चौड़ाई और गहराई क्या रहता है, कम रहता है। इसकी लंबाई बहुत अधिक रहती है लेकिन चौड़ाई गहराई क्या रहता है, कम रहता है। तो पूरी लंबाई को न लेके हम क्या ले लेते हैं, बस 1 मीटर लंबाई ले लेते हैं। तो 1 मीटर पे कितना लोड लग रहा है, कितना लोड लगेगा, उसे हम कहेंगे न्यूटन प्रति मीटर। लेकिन आप स्लैब देखिए, जो छत होता है, छत कैसा मिलेगा आपको, छत की लंबाई भी अधिक होगी और छत की चौड़ाई भी अधिक होगी। बस क्या कम रहेगा, छत का मोटाई कम रहेगा। समझ आ रहा है भाई, छत की लंबाई भी अधिक होगी, छत की
चौड़ाई भी अधिक होता है। छत की बस मोटाई कम होती है। तो इसमें क्या करते हैं कि लंबाई भी 1 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, अब 3D हमको नहीं बनाना था, और चौड़ाई भी कितना ले लेते हैं हम 1 मीटर। बात को समझ रहे हैं, लंबाई भी 1 मीटर और चौड़ाई भी 1 मीटर, यानी हम इसकी बात करते हैं भाई सिर्फ इतने की। यानी इसको लोड को हम किस पे देखते हैं, एरिया वाइज भी देखते हैं। बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि छत की लंबाई भी अधिक होती है, चौड़ाई भी अधिक, तो इधर से भी 1 मीटर ले लेते हैं और इधर भी 1 मीटर ले लेते हैं और डेप्थ को पूरा ले लेते हैं। तो देखिए लोड को, यूडीएल लोड को कैसे देखते हैं स्लैब में, देखिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक लिखेगा, यानी एक इतने एरिया पर, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया हुआ, 2 डायमेंशन है, मीटर गुणा मीटर, यानी इतने एरिया पर कितना लोड लग रहा है, तो उसे हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी इसके बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है, ऐसा नहीं कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्वेश्चन तो बहुत बनेंगे, लेकिन इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। फिर एक बार हम रिवीजन करेंगे। हम कहेंगे मेन बार कहाँ डालते हैं, मेन बार किसके समानांतर डालते हैं, लंबाई के समानांतर कि चौड़ाई के समानांतर। आपका आंसर क्या जाएगा, चौड़ाई के समानांतर। कहाँ जाएगा, चौड़ाई के समानांतर मेन बार डालते हैं। मेन बार का डाया कितने का होता है, तो आप कहेंगे सर FI 250 का यूज़ करेंगे तो 10 mm, FI 450 का यूज़ करेंगे तो 8 mm, FI 415 या फिर 500 का यूज़ करेंगे तो 8 mm, ठीक है। ये मिनिमम डाया है। हम कहें जो छड़ होता है उसका मैक्सिमम डाया कितना होता है, कहेंगे छत की टोटल गहराई अपान 8, इससे अधिक छड़ का व्यास नहीं होना चाहिए, ये क्या होता है मैक्सिमम डाया। हम कहें जो छड़ होता है वो कितने कितने दूरी पर डालते हैं, तो आप कहेंगे मेन रेनफोर्समेंट 3D और 300 mm में से जो कम हो, और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट 5D और 450 mm में से जो कम हो, उस उतने पर हम लोग छड़ को डालते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन होगा कि मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना डाल सकते हैं, तो आप कहेंगे FI 250 के लिए 0.12% कुल क्षेत्रफल का, और FI 415 या फिर 500 के लिए 0.15%, सॉरी 0.12% कुल क्षेत्रफल का, है ना। यानी FI 250 के लिए कितना हो जाएगा आपका 0.15%, और FI 415 के लिए 0.12%। किस एरिया का, ग्रॉस एरिया का, है ना। किस एरिया का मिलेगा आपको, ग्रॉस एरिया का, है ना। तो इतना तो आपका कंफर्म हो गया, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी MCQ देखिएगा, है ना। तो आपको हम फिर एक बार कह रहे हैं कि घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आपका काफ़ी दिनों से हम 6 सेमेस्टर पर भिड़े हैं ना, तो जैसे आपका थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होता है 10-15 दिन का आपका टाइम मिलेगा। पता नहीं, हम टाइम टेबल, मेरे पास थोड़ा अपने एग्ज़ाम में बिजी हैं तो टाइम टेबल हम नहीं देखे हैं, लेकिन 10-15 जितना भी दिन का टाइम मिलेगा ना, उतना मोर देन इनफ रहेगा। हम आपका क्या क्या कवर कर देंगे, RCC ड्राइंग, इरिगेशन, और हम कवर करेंगे सर्वेइंग, ठीक है। इतना हम कवर करेंगे। बाकी ट्रांसपोर्ट हम देखेंगे, ठीक ना। ट्रांसपोर्ट का MCQ तो हम ज़रूर पढ़ाएंगे। तो सेशन को शेयर करना है आपको, है ना। पहला काम आपको भूलना नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।